सम्राट विक्रमादित्य, वो चक्रवर्ती राजा जिसे इतिहास ने छिपा दिया। अगर आपको लगता है कि भारत का स्वर्ण युग केवल किताबी कहानियों में था, तो आप इतिहास का सबसे बड़ा झूठ जी रहे हैं। अधिकांश लोग विक्रमादित्य को केवल बेताल 25 की कहानियों का एक पात्र मानते हैं, लेकिन सच तो यह है कि उनके बिना आज भारत का अस्तित्व ही कुछ और होता। यह एक ऐसा नॉलेज गैप है जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। क्या वो वाकई एक राजा थे या एक उपाधि? आज हम केवल एक राजा की जीवनी नहीं देखेंगे, बल्कि उस इम्पॉसिबल लीडरशिप को डिकोड करेंगे जिसने विदेशी आक्रांताओं को भारत की सीमा से बाहर खदेड़ा और विक्रम संवत की शुरुआत की। इस वीडियो में हम उनके न्याय, उनके नवरत्नों और उस रहस्यमयी सिंहासन की सच्चाई जानेंगे जिसने सदियों बाद राजा भोज को भी चुनौती दे दी थी। क्यों विक्रमादित्य की कहानी आज के दौर में जानना ज़रूरी है? क्योंकि आज के लीडर्स मैनेजमेंट सीखते हैं, जबकि विक्रमादित्य ने न्याय और साहस का वो मॉडल खड़ा किया था जहां एक राजा अपनी प्रजा के लिए खुद को दांव पर लगा देता था। उनके समय को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा गया, यह समझना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि आप जान सकें कि एक शक्तिशाली राष्ट्र की नींव कैसे रखी जाती है। पॉइंट पहला, शकों का विनाश, दी वॉरियर। जब भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा था और विदेशी शक आक्रमणकारी हमारी संस्कृति मिटा रहे थे, तब उज्जैन से एक नायक उभरा। विक्रमादित्य ने न केवल उन्हें हराया, बल्कि उन्हें भारत की भूमि से पूरी तरह साफ कर दिया। इसलिए उन्हें शकारी कहा गया। पॉइंट दूसरा, युद्ध जीतना तो सिर्फ उनकी शक्ति का प्रदर्शन था, लेकिन उनकी असली ताकत उनके दिमाग में थी। पॉइंट चौथा में हम उनके उस इंटेलिजेंस नेटवर्क की बात करेंगे जिसने उन्हें दुनिया का सबसे न्यायप्रिय राजा बनाया। पॉइंट तीसरा, विक्रम संवत और समय का विज्ञान। उन्होंने किसी धर्म के नाम पर नहीं, बल्कि अपनी जीत के गौरव में विक्रम संवत शुरू किया, जो आज भी हिंदू कैलेंडर का आधार है। यह दिखाता है कि वो विज्ञान और खगोल शास्त्र के कितने बड़े संरक्षक थे। पॉइंट चौथा, नवरत्न और न्याय। विक्रमादित्य अकेले नहीं थे, उनके पास कालिदास साहित्य, वराहमिहिर विज्ञान और धन्वंतरी आयुर्वेद जैसे नवरत्न थे। उन्होंने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया। उनका न्याय का सिंहासन आज भी निष्पक्षता का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। अब आता है इतिहास का वो पन्ना जहाँ बड़े बड़े विद्वान भी चकरा जाते हैं। क्या विक्रमादित्य सिर्फ एक राजा थे? जवाब है नहीं। विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में वीरता और न्याय का गोल्ड स्टैंडर्ड बन गए थे, नाम से उपाधि तक। जैसे आज दुनिया सीजर या जौर को एक पद मानती है, वैसे ही प्राचीन भारत में विक्रमादित्य की ख्याति इतनी बढ़ी कि आने वाले 1000 सालों तक जो भी राजा शकों या हूणों को हराता, वो खुद को विक्रमादित्य घोषित कर देता। इतिहास गवाह है कि भारत में कुल 14 महान राजाओं ने इस उपाधि को धारण किया। अक्सर लोग उज्जैन के असली विक्रमादित्य 57 ईसा पूर्व और गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय 375 ईस्वी के बीच उलझ जाते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जब पश्चिमी भारत से शकों का समूल नाश किया, तो उन्होंने भी खुद को विक्रमादित्य कहा। उनकी बुद्धिमानी और उनके दरबार के नवरत्नों की वजह से कई इतिहासकार दोनों कहानियों को एक मान लेते हैं। अंतिम, इस गौरवशाली लिस्ट में आखिरी नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू का, जिन्होंने 1556 में अकबर की सेना को हराकर दिल्ली के तख्त पर यह उपाधि हासिल की थी। यानी विक्रमादित्य सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ भारतीय प्रतिरोध का एक बड़ा ब्रांड बन चुका था। यहाँ एक व्यक्तिगत कहानी आती है जो अक्सर इतिहासकार छिपा देते हैं। विक्रमादित्य केवल एक योद्धा नहीं थे, वो तंत्र मंत्र और आध्यात्म के भी खोजी थे। बेताल 25 की कहानियाँ महज मनोरंजन नहीं, बल्कि कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की केस स्टडीज़ हैं। क्या आपने कभी सोचा है
कि एक सम्राट एक लाश को कंधे पर लाद कर शमशान में क्यों घूमता था। यह उनकी अहंकार को खत्म करने की यात्रा थी। विक्रमादित्य ने हमें सिखाया कि एक राजा वो नहीं जो डरा कर राजा करे, बल्कि वो है जो न्याय के लिए पहचाना जाए। लेकिन क्या आपको पता है कि उनके इसी सिंहासन की तलाश में राजा भोज को किन 32 पुतलियों की परीक्षा से गुजरना पड़ा था। सिंहासन 32 का वो रहस्य और भी गहरा है, जिसे मैंने इस अगली वीडियो में विस्तार से समझाया है।